A very good morning, student. So today we starting our new unit, that is genetics and evolution. In this unit your three chapters are present, that is chapter 5 principle of inheritance and variation, chapter 6 molecular basis of inheritance, and chapter 7 is evolution. So यू नो वेरी वेल कि अभी ये जो पेंडेमिक सीज़न चल रहा है कोरोना वाला, इसमें आपके सिलेबस में कुछ चेंजेस किया गया है ना। तो वो जो सिलेबस में चेंजेस किया गया है तो उसमें से आपको ये जो यूनिट है जेनेटिक्स एंड इवोल्यूशन, इसमें से एक चैप्टर नहीं पढ़ना है और वो चैप्टर है आपका इवोल्यूशन चैप्टर। ओके, तो इस सेशन में आपको इवोल्यूशन चैप्टर नहीं पढ़ना है, आपको बस पढ़ना है प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन और मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। सो आज मैं आपका चैप्टर नंबर 5 स्टार्ट करूँगी, दैट इज़ प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन। ओके, सो लेट्स स्टार्ट टू दिस चैप्टर। तो सबसे पहले तो यहाँ पे आपको साइंटिस्ट का कुछ डिस्क्रिप्शंस दिया है कि जेनेटिक्स जो है, यू नो वेरी वेल कि फादर ऑफ जेनेटिक्स कौन थे आपके, मेंडल थे, है ना। उनके अलावा और भी जिन्होंने जेनेटिक्स में कुछ कुछ चीज़ें बताई हैं उनके बारे में डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है। और फिर यहाँ से स्टार्ट होता है हमारा चैप्टर नंबर 5, दैट इज़ प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन। तो देखो, सबसे पहले तो हमको चैप्टर का मीनिंग पता होना चाहिए ना कि चैप्टर में एक्चुअल में चैप्टर का मीनिंग क्या है, चैप्टर में बताने वाले किस चीज़ के बारे में हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो इस चैप्टर में जो मीनिंग देखना है, तो प्रिंसिपल मतलब तो यू नो वेरी वेल कि सिद्धांत होता है। ओके, अब इनहेरिटेंस क्या होता है, इसमें नए वर्ड्स क्या दिख रहे हैं, इनहेरिटेंस और वेरिएशन। और ये वर्ड्स भी न्यू नहीं है क्योंकि 10th में आपने चैप्टर पढ़ा है हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन। तो वो हेरिडिटी जो चैप्टर था, हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन चैप्टर में आपने ये सब चीज़ें पढ़ी हुई हैं, तो आप थोड़ा बहुत इन सब चीज़ों से फैमिलियर हैं। बस अब क्लास 12th में आपको क्या करना है, इस चीज़ को और ज़्यादा वास्ट करके पढ़ना है। ठीक है, तो सबसे पहले इनहेरिटेंस क्या होता है। देखो, इनहेरिटेंस बताने के पहले मैं आपको क्या बताती हूँ, हेरिडिटी एक वर्ड होता है, दैट इज़ कॉल्ड हेरिडिटी। हेरिडिटी मतलब क्या होता है, हेरिडिटी मतलब होता है पेरेंट से ऑफस्प्रिंग में जो भी चीज़ें ट्रांसफ़र होती हैं। ठीक है ना, जो भी चीज़ें ट्रांसफ़र होती हैं उसको हम क्या कहते हैं, हेरिडिटी कहते हैं। किससे ट्रांसफ़र हो रही है, आपके पेरेंट से किन में होगी, ऑफस्प्रिंग में, मतलब उनकी जो नेक्स्ट जनरेशन आ रही है उनमें ट्रांसफ़र होता है। तो यू नो वेरी वेल कि क्या ट्रांसफ़र होता है, जेनेटिक मटेरियल मिलता है कि नहीं हमको, क्योंकि जो ह्यूमंस हैं उनमें कौन सा रिप्रोडक्शन होता है। तो उसके पहले यूनिट में आपने तो पूरा रिप्रोडक्शन के बारे में ही पढ़ा है, तो आपको पता है कि कौन सा रिप्रोडक्शन होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। ओके, और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है, गैमेट्स जो होते हैं, दो डिफरेंट सेक्स के जो गैमेट्स होते हैं उनका क्या होता है, फ्यूजन होता है। ओके, तो अब ये दो गैमेट्स का फ्यूजन होता है, तो उन गैमेट्स में क्या प्रेजेंट होता है, आपका जेनेटिक मटेरियल प्रेजेंट होता है। और वो जेनेटिक मटेरियल में क्या प्रेजेंट होता है, उस जेनेटिक मटेरियल में सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ प्रेजेंट होती है, दैट इज़ व्हाट, डीएनए। तो ये दो लोगों का डीएनए क्या हो जाता है, फ्यूज़ होता है, और फ्यूज़ होने के बाद वो किसको मिलता है, जाइगोट, जो बेबी आ रहा है, जो ऑफस्प्रिंग आ रहा है, उनको मिलता है। ठीक है ना, तो यही जो ट्रांसफ़र हो रहा है जेनेटिक मटेरियल का, उसी को हम क्या कहते हैं, हेरिडिटी कहते हैं। ठीक है, तो हेरिडिटी इज़ व्हाट, पेरेंट से ऑफस्प्रिंग में जो भी चीज़ें ट्रांसफ़र हो रही हैं वो क्या कहलाती हैं, हेरिडिटी कहलाती हैं। ओके, तो देखो इसमें जो हम वर्ड यूज़ कर रहे हैं, दैट इज़ व्हाट, ट्रांसफ़र। ठीक है ना, हम ट्रांसफ़र वर्ड यूज़ कर रहे हैं ना कि पेरेंट से जो ऑफस्प्रिंग है उनमें जो जेनेटिक मटेरियल का ट्रांसफ़र हो रहा है उसको हम क्या कहते हैं, हेरिडिटी कहते हैं। तो ये जो ट्रांसफ़र होता है उसी को हम क्या कहते हैं, इनहेरिटेंस कहते हैं। ठीक है ना, मतलब बच्चे उस चीज़ को क्या करें, इनहेरिट कर रहे हैं, अपने पेरेंट्स से ले रहे हैं। ठीक है, पेरेंट्स उनको दे रहे हैं और बच्चे उनको क्या कर रहे हैं, गेन कर रहे हैं, तो वो क्या कहलाता है, आपका इनहेरिटेंस कहलाता है। और अभी मैं आपको बहुत सिंपल वर्ड्स में बता रही हूँ। ओके, और फिर एक नेक्स्ट वर्ड आपका क्या मिला है यहाँ पे, वेरिएशन। तो वेरिएशन मीन्स यू नो वेरी वेल कि वेरिएशन मतलब क्या होता है, डिफरेंसेस। आपको ये तो पता है कि पेरेंट से क्या होता है, ऑफस्प्रिंग में जेनेटिक मटेरियल ट्रांसफ़र हो रहा है, तो उसी की वजह से हम लोगों में, मतलब पेरेंट्स से हम लोगों में बहुत ज़्यादा सिमिलैरिटी होती है। ऐसा हो सकता है कि हमारी आंखें मदर की तरह हों और कुछ और चीज़ें फादर की तरह हों, बिहेवियर में मम्मी पापा से हम कुछ मैच कर जाते हैं, है ना, बट पूरी तरह से मैच कर जाते हैं क्या, नहीं, कुछ वेरिएशंस भी आए रहते हैं हम लोगों में। ठीक है ना, कुछ डिफरेंसेस भी आए रहते हैं, तो वही डिफरेंसेस क्या कहलाता है, आपका वेरिएशन कहलाता है। और ये डिफरेंसेस आते आते ये डिफरेंसेस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, जो कि क्या करते हैं, एक नया इवोल्यूशन, एक नया चीज़, एक नया डेवलपमेंट कर जाते हैं, नया चेंजेस कर जाते हैं, जिसको हम क्या कहते हैं, इवोल्यूशन कहते हैं। ठीक है, तो वेरिएशन जो ये है, वेरिएशन की वजह से क्या होता है, आपका बहुत सालों बाद क्या हो जाता है, आपका इवोल्यूशन होता है।
और ये जो वेरिएशन है ये ज़रूरी भी है, ठीक है ना, ज़रूरी है कि नहीं, क्यों ज़रूरी है? अब जैसे हम एग्जांपल ही ले लेते हैं, आप पहले के लोगों को देखोगे तो पहले के लोगों जब पहले के जो पीपल्स थे, हमारे जो एंसेस्टर्स थे, उन लोग जिस इन्वायरमेंट में रहते थे वो इन्वायरमेंट बहुत ही अच्छा, प्योर और पॉल्यूटेड फ्री था, है ना। बट अभी का इन्वायरमेंट ऐसा है क्या? नहीं है। बट अगर हम अभी तक अपने एंसेस्टर की तरह होते तो क्या हम इस इन्वायरमेंट में सर्वाइव कर पाते? क्या नहीं कर पाते, है ना। तो हम क्यों सर्वाइव कर पा रहे हैं? क्यों? क्योंकि हमें कुछ वेरिएशंस आए हैं, ठीक है ना, इन सब चीज़ों को टॉलरेंस करने की कैपेसिटी आई है, ठीक है, दैट्स वाई तो हम यहाँ पे सर्वाइव कर पा रहे हैं, नहीं तो अभी तक तो हम भी चले गए होते ऊपर भगवान जी के पास, ठीक है। तो इसीलिए तो यही क्या कहलाता है? इसका इवोल्यूशन कहलाता है, मतलब वेरिएशंस होते 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 बहुत ज़्यादा ग्रेजुअल चेंजेस होते हैं, जो कि क्या कहलाता है? आपका इवोल्यूशन कहलाता है। और वेरिएशन क्या होता है? डिफरेंसेस। पेरेंट से ऑफस्प्रिंग में बहुत सारी चीज़ें ट्रांसफ़र होती हैं, और वो ट्रांसफ़र होने के बाद बहुत सी सिमिलैरिटी भी आती है, और साथ में क्या आते हैं? कुछ डिफरेंसेस भी हो जाते हैं। क्यों डिफरेंस आता है? क्योंकि यू नो वेरी वेल कि दो डिफरेंट लोगों का गैमेट मिल रहा है हमको, है ना, एक मदर का मिल रहा है और एक फादर का, और दोनों ही अपोजिट सेक्स के हैं, ठीक है ना, एक मेल है एक फीमेल है, तो दो अलग लोगों का मिल रहा है, तो दोनों के बिहेवियर मैच हो सकते हैं, ऐसा ज़रूरी है क्या? नहीं, दोनों में कुछ ना कुछ डिफरेंसेस होंगे, तो इसीलिए हम लोगों में भी क्या होते हैं? कुछ डिफरेंसेस आ जाते हैं, ठीक है। तो ओवरऑल इस चैप्टर जो है आपका प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन, इसमें आप इन सब चीज़ों की ही स्टडी करेंगे कि ये जो जेनेटिक मटेरियल है ये इनहेरिट कैसे होता है, इसके बारे में कैसे पता चला कि इनहेरिटेंस भी कोई चीज़ होती है, हेरिडिटी भी कुछ होता है, और वेरिएशन क्यों आ जाते हैं, ठीक है। तो इन सब चीज़ों का जो सिद्धांत दिया गया था, जो प्रिंसिपल दिए गए थे, जो साइंटिस्ट लोगों ने, आपने पढ़े हैं ना बहुत से प्रिंसिपल्स, लाइक लॉ ऑफ डोमिनेंस, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, ठीक है। तो इस तरीके के जो प्रिंसिपल्स हैं वो सब इन चैप्टर में आपको स्टडी करना है, ठीक है। तो ये एक ओवरव्यू था जो मैंने आपको चैप्टर का बताया। अब इस चैप्टर में आपको जो जो चीज़ें स्टडी करी हैं तो वो कंटेंट्स आपको बताए हैं। सबसे पहले क्या पढ़ना है हमको? मैंडल्स लॉ ऑफ इनहेरिटेंस, मतलब मैंडल ने इनहेरिटेंस का जो लॉ बताया था उसको पढ़ेंगे। देन इनहेरिटेंस ऑफ वन जीन, एक जीन कैसे इनहेरिट होता है। देखो अब जीन की बात आ गई है तो आपको एक और चीज़ बताऊं, ये सब चीज़ें आपको बहुत ही कॉमन है, आपको पता है, मुझे पता है, बट फिर भी एक बार रिमाइंड करवा देती हूँ मैं आप लोगों को। सबसे पहले क्या होता है आपका? सबसे पहले आता है आपका सेल। सेल में प्रेजेंट होता है आपका न्यूक्लियस, ठीक है, और इस न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट होता है आपका न्यूक्लियोलस, ठीक है। आपका क्या प्रेजेंट होता है? न्यूक्लियोलस। न्यूक्लियोलस के अंदर प्रेजेंट होता है आपका क्रोमोसोम, और क्रोमोसोम जो है, हम क्रोमोसोम कैसा होता है? थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है, बहुत ज़्यादा कॉइल्ड फॉर्म में होता है, और जब हम इसी को सुलझाते हैं, इसको अच्छे से स्ट्रेट फॉर्म में करते हैं तो वो क्या कहलाता है? आपका डीएनए कहलाता है। और ये जो डीएनए है ना, ये किससे बना होता है? डीएनए की यूनिट क्या होती है? डीएनए की आपकी यूनिट होती है जीन, ओके। तो डीएनए जो है वो बहुत सारे जीन से मिलके बना होता है, इसलिए डीएनए की यूनिट जो है उसको हम क्या कहते हैं? जीन कहते हैं, ठीक है। तो हम एक तरह से ये कह सकते हैं ना कि पेरेंट से हमको क्या मिल रहा है? पेरेंट से ऑफस्प्रिंग को क्या मिल रहा है? जीन ही तो मिल रहे हैं, क्योंकि जो डीएनए मिल रहा है वो डीएनए किसका बना हुआ है? जीन का ही तो बना हुआ है, ठीक है। तो वही इधर पे आपको बात की जा रही है कि जो एक एक जीन है उनका इनहेरिटेंस कैसे होता है, इसके बारे में स्टडी करेंगे। देन दो जीन्स का कैसे इनहेरिटेंस हो रहा है, ये सेक्स डिटर्मिनेशन कैसे होता है ना। म्यूटेशन के बारे में, देखो नया वर्ड आया म्यूटेशन, ठीक है, तो आप इसके बारे में भी सुनोगे कि म्यूटेशन क्या होता है। जैसे अभी आप ये कोरोना वायरस के बारे में देख रहे हो ना, कोरोना जो है ये कैसा है? ये म्यूटेटेड फॉर्म ही है, ठीक है ना। ये कोरोना वायरस पहले भी आया था, बट तब ये उतना ज़्यादा हार्मफुल नहीं था ह्यूमंस के लिए, तब ये एनिमल्स में ही थोड़ा ज़्यादा पेंडेमिक टाइप का था। बट अब ये इसमें इतना ज़्यादा म्यूटेशन हुआ है इन्वायरमेंट में चेंजेस के कारण और भी चीज़ों के कारण, जिसकी वजह से ये हम लोगों के लिए इतना ज़्यादा हार्मफुल हो गया है, ओके। तो ये सब चीज़ें जब मैं आपको म्यूटेशन पढ़ाऊँगी तो और ज़्यादा अच्छे से एग्जाम्पल के थ्रू। देन लास्ट हम पढ़ेंगे जेनेटिक डिसऑर्डर, जो कि बहुत आईएमपी है। जेनेटिक डिसऑर्डर से बहुत से क्वेश्चंस आते हैं, ओके। तो जेनेटिक डिसऑर्डर तो आपको बहुत अच्छे से पढ़ना ही है। तो इस चैप्टर में हम लोगों को बहुत अच्छा भी लगेगा पढ़ने में और बहुत सारी नई चीज़ें भी पता चलेंगी, ओके।
तो देखो इस बार मैं आपको एनसीईआरटी की बुक से ही पढ़ा रही हूँ, क्योंकि यू नो वेरी वेल कि एनसीईआरटी का एक एक लाइन बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है ना। तो मैं आपको एनसीईआरटी, क्योंकि स्लाइड्स वगैरह से पढ़ाना समझ में आता है, अच्छा लगता है, बहुत ज़्यादा कलरफुल है, बट बुक से पढ़ाना ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि बुक का हमको एक भी वर्ड नहीं छोड़ना है समझने से, ठीक है ना। दैट्स वाई आज से मैं आपको क्या करूँगी, बुक से पढ़ाऊँगी। और इन केस अगर आपको कुछ प्रॉब्लम होती है, कुछ समझ नहीं आ रहा है, तो आप बिल्कुल बता सकते हैं कि मैम हमको ये चीज़ समझ नहीं आ रहा है, तो प्लीज़ आप इसको एक बार और अच्छे से एक्सप्लेन कर दीजिए। ओके, तो लेट्स वी रीड द चैप्टर। हैव यू एवर wondered why an elephant always give birth only to a baby elephant and not to some other animal, or why a mango seed forms only a mango plant and not any other plant? तो क्या बता रहा है आपको कि जैसे हम देखते हैं कि जो एलिफेंट है वो हमेशा बेबी एलिफेंट को ही जन्म देता है, मैंगो प्लांट से मैंगो प्लांट ही ग्रो करेगा, है ना। ह्यूमन से ह्यूमन ही बर्थ होगा, ह्यूमन का ही बर्थ होगा, डॉग से डॉग का ही बर्थ होगा, ऐसे हम देखते हैं ना। तो ऐसा क्यों होता है, बहुत सिंपल सा है, क्यों, क्योंकि जो रिप्रोडक्शन की प्रोसेस है, जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो रहा है, वो किसके बीच में हो रहा है, उन लोगों के बीच में। मतलब एलिफेंट का रिप्रोडक्शन जो है वो किसके साथ होता है, एलिफेंट के साथ ही तो होता है, तो बेबी तो एलिफेंट ही होगा। वैसे ही मैंगो के केस में है, ठीक है ना, क्योंकि उन लोग अपने सेम स्पीशीज़ के साथ क्या कर रहे हैं, रिप्रोडक्शन की प्रोसेस शो कर रहे हैं। दैट्स वाई जो ऑफस्प्रिंग आ रहा है वो भी उन्हीं की तरह क्या है, सिमिलर है। ओके, देन क्या लिख रहा है, गिवन दैट दे डू are the offspring identical to their parents, or do they show differences in some of their characteristics? Have you ever wondered why siblings sometimes look so similar to each other or sometimes even so different? तो देखो यहाँ पे भी बहुत से क्वेश्चंस पूछा कि जो ऑफस्प्रिंग होते हैं वो क्या होते हैं, पेरेंट्स की तरह होते हैं, या फिर कभी कभी हमको डिफरेंसेस देखने के लिए भी मिलते हैं उनके कैरेक्टरिस्टिक्स में। उसके अलावा जो सिबलिंग्स होते हैं, जो आपस के भाई बहन होते हैं, वो भी क्या होते हैं, बहुत ज़्यादा सिमिलर होते हैं एक दूसरे से, और कभी कभी बहुत ज़्यादा डिफरेंट होते हैं। तो ये सब चीज़ें क्यों होती हैं, तो अभी जब चैप्टर का मैं नाम आपको पढ़ा रही थी तभी मैंने आपको बताया था वेरिएशन, है ना। तो वेरिएशन तो शो होता ही है, क्यों, क्योंकि दो अपोजिट लोगों का, अपोजिट सेक्स के लोगों का क्या हो रहा है, गैमेट फ्यूज़ हो रहा है, दैट्स वाई, है ना। उसके अलावा सिमिलैरिटी भी इसीलिए आ रही है क्योंकि अब दो लोगों का गैमेट तो फ्यूज़ हो रहा है, अपोजिट सेक्स हैं, बट उनकी कुछ जो कैरेक्टरिस्टिक है वो ऑफस्प्रिंग में भी तो आएंगे, है ना। और उन लोगों की वजह से जो डिफरेंसेस है वो भी क्या होंगे, ऑफस्प्रिंग में आएंगे। दैट्स वाई क्या होता है, कभी कभी बहुत सारी कैरेक्टरिस्टिक्स हमारी मैच भी होती हैं और बहुत से डिफरेंसेस भी आते हैं। ओके, देन क्या, these and several related questions are dealt with scientifically in a branch of biology known as genetics. तो देखो आ गया आपका कौन सा वर्ड, आ गया आपका जेनेटिक्स, ठीक है, जस्ट अ मिनट। जेनेटिक्स, तो जेनेटिक्स क्या है, जेनेटिक्स इज द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी विच डील विद द हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन। ओके, जेनेटिक क्या है, एक साइंस ब्रांच है, किसका, साइंस का, बायोलॉजी का, जो कि किससे डील करता है, हेरिडिटी और वेरिएशन से डील करता है, ठीक है। इसका डेफिनेशन अगर मैं लिखूँ तो यही होगा, ब्रांच ऑफ साइंस, 10th में आपने ये सब चीज़ें पढ़ी ही हैं, है ना। ब्रांच ऑफ साइंस भी लिख सकते हो, या फिर आप इसको क्या लिख सकते हो, ब्रांच ऑफ बायोलॉजी, क्योंकि स्पेशली हम इसको किस में पढ़ रहे हैं, बायोलॉजी में पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो ब्रांच ऑफ बायोलॉजी या ब्रांच ऑफ साइंस भी एज जो भी आपको, विच डील्स विथ हेरिडिटी एंड वेरिएशन। ऐसा साइंस का ब्रांच जो कि किससे डील करता है, हेरिडिटी और वेरिएशन से डील करता है, उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं जेनेटिक्स। तो ये जितनी भी चीज़ें हम पढ़ेंगे, इनहेरिटेंस से रिलेटेड, हेरिडिटी से रिलेटेड, वेरिएशन, जेनेटिक डिसऑर्डर्स वगैरह, ये सब चीज़ें किस में आ जाती हैं, आपके जेनेटिक्स में आ जाती हैं। नाम से ही समझ में आ रहा है, क्या वर्ड है, जेनेटिक्स। तो नाम से ही समझ में आ रहा है, जेनेटिक्स में कौन सा वर्ड आ रहा है, आपका जीन। तो इसमें हम एक एक पर्टिकुलर जीन के बारे में भी तो देखेंगे कि ये जो जीन ट्रांसफ़र हो रहे हैं पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग में, इसी की वजह से तो सिमिलैरिटी और डिफरेंसेस आ रहे हैं, है ना, आ रहे हैं कि नहीं। तो इन्हीं सब चीज़ों की जो हम स्टडी करते हैं उसको हम क्या कहते हैं, जेनेटिक्स कहते हैं। और आप सभी को पता होगा कि जेनेटिक्स के फादर कौन है, आपके जेनेटिक्स के फादर हैं मेंडल, है ना। इनका पूरा नाम क्या है, ग्रीगोर जॉन मेंडल, ठीक है, जीजे मेंडल।
इनको ही क्या कहा जाता है, फादर ऑफ जेनेटिक्स कहा जाता है। क्यों इनको फादर ऑफ जेनेटिक्स कहा जाता है? क्योंकि सबसे पहले ये जो जेनेटिक्स के बारे में जो स्टडी था, हेरिडिटी के बारे में, वेरिएशन के बारे में, ये सब चीज़ें पहले इनके ही माइंड में आई थी और इन्होंने ही उसकी डिस्कवरी स्टार्ट की थी। उनमें कुछ इन्वेंशंस किए थे, पूरा डायग्नोसिस वगैरह किया था, बहुत से एक्सपेरिमेंट्स किए थे। दैट्स वाई इनको क्या कहा गया, फादर ऑफ जेनेटिक्स कहा गया। ओके, देन this subject deal with the inheritance as well as variation of characters from parent to offspring। तो देखो वही बता रहे हैं ना कि ये जो सब्जेक्ट है वो किससे डील करते हैं, जो जेनेटिक्स अपने आप में ही एक बहुत बड़ा सब्जेक्ट है। अभी तो आप इसको बायोलॉजी के अंदर पढ़े हो, 10th क्लास में आप इसको साइंस के अंदर पढ़ते हो, है ना, लेकिन ये अपने में भी एक बहुत बड़ा सब्जेक्ट है। कौन सा? जेनेटिक्स। तो जेनेटिक्स में हम किसके बारे में डील करते हैं? इनहेरिटेंस मतलब हेरिडिटी के बारे में, और उसके अलावा वेरिएशंस के बारे में, ठीक है ना, जो कि पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग में हो रही हैं, है ना। तो उसकी जो स्टडी कहलाती है उसको हम क्या कहते हैं? जेनेटिक्स कहते हैं। देन क्या बता रहा है, इनहेरिटेंस इज द प्रोसेस बाय विच कैरेक्टर्स आर पास्ड ऑन फ्रॉम पेरेंट टू प्रोजेनी, इट इज़ द बेसिस ऑफ हेरिडिटी। मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था ना कि इनहेरिटेंस क्या है। देखो इसको आप टिक भी कर लोगे कि इनहेरिटेंस क्या है। इनहेरिटेंस इज द प्रोसेस बाय विच कैरेक्टर्स आर पास्ड ऑन फ्रॉम पेरेंट टू प्रोजेनी, इट इज़ द बेसिस ऑफ हेरिडिटी। ठीक है, तो इनहेरिटेंस क्या है? एक बेसिस है किसका? हेरिडिटी का, जिसमें क्या होता है, जो कैरेक्टर्स हैं वो ट्रांसफ़र होते हैं पेरेंट से उनके ऑफस्प्रिंग में। तो इसको हम क्या कहते हैं? इनहेरिटेंस कहते हैं। ठीक है, तो इनहेरिटेंस का आपका ये डेफिनेशन हो जाएगा। इसी की तरह आप जेनेटिक्स का भी लिख लोगे। जेनेटिक्स क्या है? जेनेटिक्स सब्जेक्ट डील विद द इनहेरिटेंस एज वेल एज द वेरिएशन ऑफ कैरेक्टर्स फ्रॉम पेरेंट टू ऑफस्प्रिंग। ओके, या फिर जो मैंने आपको डेफिनेशन लिखा था ना, इट इज़ द ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स विद द स्टडी ऑफ हेरिडिटी एंड वेरिएशन, तो आप इसको भी लिख सकते हो। ओके, देन क्या बता रहा है, वेरिएशन इज़ द डिग्री बाय विच प्रोजेनी डिफर फ्रॉम देयर पेरेंट्स। तो वेरिएशन क्या है? वेरिएशन वो डिग्री है जिसके थ्रू, मतलब वेरिएशन वो पॉइंट है जिसके थ्रू क्या होता है, कुछ चेंजेस दिखाई देते हैं हमको। ठीक है ना, पेरेंट्स से उनके ऑफस्प्रिंग में, उसके अलावा स्पीशीज़ में, पॉपुलेशन में, इन सब में जो वेरिएशंस दिखाई देते हैं, उसी को, डिफरेंसेस जो दिखाई देते हैं, उसी को हम क्या कहते हैं? वेरिएशन कहते हैं। ओके, तो देखो ये 3 वर्ड्स आपको पता चले कौन कौन से? जेनेटिक्स, इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन। उसके अलावा हेरिडिटी भी मैंने बताया, जो ट्रांसफ़र हो रहा है पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग में, उसी को हम क्या कहते हैं? हेरिडिटी कहते हैं। ओके, देन human knew from as early as 8000 to 1000 BC that one of the causes of variation was hidden in sexual reproduction। तो क्या बता रहा है कि ह्यूमन जो है वो बहुत पहले से, मतलब 8000 से 1000 BC के पहले ही क्या होता था, पता है कि जो वेरिएशन है वो किस में छुपा हुआ है? वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में छुपा हुआ है ना। क्यों सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में छुपा हुआ है? स्टार्टिंग के यूनिट्स में आपने पढ़ा है ना, वेरिएशन हमेशा कौन से रिप्रोडक्शन के केस में आता है? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के केस में आता है। क्यों? क्योंकि 2 अपोजिट सेक्स के गैमेट जो होते हैं वो फ्यूज़ होते हैं, दैट्स वाई वेरिएशन आते हैं। ओके, और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में तो कोई गैमेट होता ही नहीं है, ना ही गैमेट का कोई फ्यूजन होता है। एज इट इज़ पेरेंट्स की कॉपी बनती है ना, जो पेरेंट है उसी का सेम डॉटर सेल्स बनते हैं, दैट्स वाई उसमें कोई वेरिएशन नहीं आता है। ठीक है, तो यही बता रहा है इसमें कि बहुत पहले से हमको पता है कि जो वेरिएशन है वो किस में छुपा हुआ है? वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में छुपा हुआ है। ओके, then they exploited the variations that were naturally present in the wild population of plants and animals to selectively breed and select for organism that possess desirable characters। तो यहाँ पे क्या बता रहे हैं, ये जो वेरिएशंस होते हैं वो नेचुरली प्रेजेंट भी होते हैं किस में? पॉपुलेशंस में। तो देखो वाइल्ड पॉपुलेशन कह रहा है, वाइल्ड पॉपुलेशन चाहे वो प्लांट्स की हो चाहे एनिमल्स की हो, उन लोग अपने में ही ब्रीडिंग करते हैं, उन लोग खुद से ही ऑर्गेनिज्म सिलेक्ट करते हैं, जो भी डिज़ायरेबल कैरेक्टर्स होते हैं वो सब चीज़ें उनमें क्या होती है? ट्रांसफ़र होती हैं। ठीक है, तो इधर एग्जाम्पल बता रहा है, थ्रू आर्टिफिशियल सिलेक्शन एंड डोमेस्टिकेशन फ्रॉम ancestral wild cows we have well known Indian breeds, example Sahiwal cows in Punjab। We must however recognize that though our ancestors knew about the inheritance of character and variation, they had very little idea about the scientific basis of this phenomena। तो क्या बता रहा है कि जो हमारे एंसेस्टर्स थे वो भी क्या करवाते थे? ब्रीडिंग करवाते थे, क्रॉस ब्रीडिंग करवाते थे। जैसे देखो
जैसे इसमें काऊ की स्पीशीज़ की बात कर रहे हैं ना, तो आप देखते हो ना जो काउज़ जो होते हैं, तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि एक ही सेम स्पीशीज़ के काऊ में, मतलब इन लोग भी कुछ ना कुछ साइंटिफिक तरीके अपनाते थे। उन लोग 2 डिफरेंट स्पीशीज़ के काऊ के बीच में क्या करवा देते थे, रिप्रोडक्शन प्रोसेस करवाते थे, और उसकी वजह से जो उनका ब्रीड आता था, जो ऑफस्प्रिंग आता था, उसमें कुछ और डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स दिखते थे। तो ये सब चीज़ें तो हम देख ही रहे हैं। बहुत सारी हाइब्रिड काउज़ आपको दिखती है ना, आर्टिफिशियल सिलेक्शन के थ्रू जो ब्रीडिंग हुई रहती है। प्लांट्स में भी हम देखते हैं, चाहे वो क्या बोलते हैं, वीट हो, राइस हो, इनमें भी हम क्या करवाते हैं, सिलेक्टिवली ब्रीडिंग करवाते हैं। 2 अलग अलग ब्रीड के राइसेस को या वीट को क्या करवाते हैं, उनके बीच में ब्रीडिंग करवाते हैं और नया वैरायटी लेके आते हैं। ठीक है, तो वही यहाँ पे एग्जांपल बता रहा है कि दो डिफरेंट टाइप की काउज़, जो 2 डिफरेंट वाइल्ड काउज़ जो है, उनके बीच में क्या करवाया गया, ब्रीडिंग करवाया गया, और जो काऊ आई उसका नाम क्या था, साहिवाल काऊ। मतलब ये 2 डिफरेंट स्पीशीज़ के काऊ के बीच का जो रिप्रोडक्शन हुआ, उसकी वजह से एक डिफरेंट ब्रीड की काऊ आई जिसका नाम क्या रखा गया, साहिवाल रखा गया। ओके, और ये कहाँ पे करवाया गया, पंजाब में क्या करवाया गया। तो बता रहे कि जो हमारे एंसेस्टर थे उनको ये सब चीज़ें ज़्यादा पता नहीं थी, बट हाँ वो ये सब रिप्रोडक्शन वगैरह करवाते थे। उनको ये साइंटिफिक बेसिस नहीं पता था कि ये क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है, बट हाँ ये पता था कि कुछ और अच्छा डिफरेंट वैरायटी उनको मिल सकता है। ठीक है ना, तो इसमें यही चीज़ बता रहे हैं। तो देखो आज के चैप्टर में मैंने आपको पूरा इंट्रोडक्शन बताया कि इस चैप्टर में आप क्या पढ़ोगे, कैसे पढ़ना है, क्या चीज़ें हमको देखनी है। ओके, नेक्स्ट क्लास में मैं आपको फिर मैंडल्स के जो लॉ हैं, इनहेरिटेंस के जो मैंडल ने लॉज बताए थे, लॉ ऑफ डोमिनेंस, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, है ना, तो लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, इस तरीके के बहुत से लॉज बताए थे, उन लॉ के बारे में हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। ओके, तो आज की क्लास यहीं पर ओवर करते हैं। पूरे जो मैंने 2-3 जो लाइन जो आपको टिक किए हैं उसको आप कॉपी में नोट डाउन कर लेंगे। एंड टुडेज क्लास इज़ ओवर। थैंक यू, हैव अ नाइस डे एंड प्लीज़ कीप स्टडिंग। ओके।